नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929 अक्टूबर 1929 में अमेरिका में अनेक बैंक दिवालिया हो गए, कारखाने बंद हो गए। अब चूंकि अमेरिका जो है एक प्रमुख भूमिका अदा करता है विश्व की अर्थव्यवस्था में, इसलिए संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और इसे ही कहा गया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ये कोटा यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के सिलेबस में पेपर सेकंड में आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड पेपर का नाम है, सेकंड पेपर का 15th to 20th सेंचुरी, उसमें ये दिया हुआ है यूनिट 4th में। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यूनिवर्सिटी के कॉलेज के सारे सिलेबस से संबंधित सारे वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उस पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहली बात, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से क्या तात्पर्य है। हम सबसे पहले इस वीडियो में लेंगे छोटे क्वेश्चन जो कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो पार्ट है, पार्ट ए या भाग अ, उसमें 10 मार्क्स के, एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो उनको कवर करने के लिए हम इस टॉपिक से संबंधित सारे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से क्या तात्पर्य है, तो अक्टूबर 1929 में, अक्टूबर 1929 में अमेरिका के अनेक बैंक दिवालिया हो गए, कारखाने बंद हो गए और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इसे ही विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आर्थिक मंदी के किन्हीं दो प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या कारण रहे। तो दो कारण पूछे हैं। तो पहला कारण होगा उत्पादन की अधिकता, उत्पादन की अधिकता तथा क्रय शक्ति में कमी या गिरावट, पहला कारण। दूसरा, स्वर्ण का विषम विभाजन। किसी भी देश की जो आर्थिक पावर है वो सोने पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना सोना रिजर्व में रखा हुआ है। तो स्वर्ण का विषम विभाजन। हम कारण और बता देते हैं, 2-4 कारण बता देते हैं ताकि ज़्यादा पूछ ले तो वो ये आप लिख सको। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋणों की समस्या। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़े क्वेश्चन में इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या थे। तीसरा कारण रहा क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋणों की समस्या, और चौथा कारण रहा उद्योगों का मशीनीकरण, यंत्रीकरण, जिससे लोगों की बेरोजगार हो गए, उनकी क्रय शक्ति कम हो गई, पैसा नहीं रहा उनके पास। ठीक है, तो ये 4 कारण रहे आर्थिक मंदी के या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के। उत्पादन की अधिकता तथा क्रय शक्ति में कमी, स्वर्ण का विषम विभाजन और क्षतिपूर्ति तथा युद्ध ऋणों की समस्या और उद्योगों का यंत्रीकरण। अगला क्वेश्चन है कि इसकी अवधि क्या थी। आर्थिक मंदी की, इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। तो ये 1929 में शुरू हुई और इसका प्रभाव 1934 तक बना रहा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक मंदी का तात्कालिक कारण क्या था। 4 कारण हमने बता दिए, ये तो स्थायी कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या रहा। तो अक्टूबर 1929 में, अक्टूबर 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार में, जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट, जैसे हमारे यहाँ पे है ना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
अमेरिका के शेयर बाजार का नाम है वॉल स्ट्रीट। तो वॉल स्ट्रीट में शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर तक गिर गया। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट में, और वॉल स्ट्रीट क्या है, वहां पर शेयर मार्केट का नाम है। वॉल स्ट्रीट में शेयरों का मूल्य 50 अरब डॉलर तक गिर गया, और इतना गिरने से जो कंपनियां थी जिनका पैसा मार्केट में लगा हुआ था वो भयभीत हो गई, और उन्होंने अपना पैसा तुरंत अमेरिका की कंपनियों और अमेरिका से निकालना शुरू कर लिया। ठीक है, तो ये इसका तात्कालिक कारण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का किन दो यूरोपीय देशों पर घातक प्रभाव पड़ा? तो एक तो था उसमें से ऑस्ट्रिया, इस पर भी इस अमेरिका की आर्थिक मंदी का घातक प्रभाव पड़ा, और दूसरा था उसमें जर्मनी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से अछूता क्यों रहा? क्योंकि सोवियत रूस ने पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली थी। कृषि और उद्योगों पर डिपेंडेंसी थी, प्रोग्रेस कर ली थी, इसलिए सोवियत रूस पर, सोवियत संघ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? न्यू डील, इससे आप क्या समझते हैं? आंसर होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, जब ये मंदी हुई, रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। इन्होंने अमेरिका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया था, और इसे कहा गया न्यू डील। तो अमेरिका को विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के संकट से उबारने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा शुरू किया गया ये एक कार्यक्रम था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? न्यू डील के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसके प्रमुख उद्देश्य, तो पहला था आर्थिक मंदी के जो दुष्परिणाम हैं, उन दुष्परिणामों को दूर करना। पहला ये उद्देश्य था, आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों को दूर करना। दूसरा था इसका उद्देश्य कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना। उद्योगों में संतुलन लाना मतलब कृषि उसी कच्चे माल को उपलब्ध करवाने के लिए की जाए जिनकी उद्योगों को आवश्यकता है, और उद्योग भी उसी दिशा में कार्य करें जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ हो, कृषि क्षेत्र का जो कच्चा माल है वो वहाँ पर खप जाए। ठीक है, तो पहला तो उद्देश्य था आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों को दूर करना, दूसरा उद्देश्य था कृषि एवं उद्योगों में संतुलन लाना, तीसरा उद्देश्य था आंतरिक बाजारों को समृद्ध और विशाल बनाना। ये इसके 3 उद्देश्य थे न्यू डील कार्यक्रम के। अगला क्वेश्चन है, इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए किए गए दो प्रयासों का उल्लेख कीजिए। इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए 2 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आंसर होगा इसका, पहला 1930 में फ्रांस ने एक यूरोपीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। फ्रांस ने एक यूरोपीय संघ की
स्थापना का प्रस्ताव रखा। पहला तो ये उपाय किया, ये प्रयास किया। दूसरा, जून 1932 में, जून 1932 में लौसान में विश्व सम्मेलन किया गया। लौसान नामक शहर में विश्व सम्मेलन किया गया, जिसमें विश्व के बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए इस आर्थिक मंदी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, ये दो प्रयास इन्होंने किए आर्थिक मंदी से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी के 4 परिणाम बताइए। पहले हमने आर्थिक मंदी के 4 कारण देखे थे, अब आर्थिक मंदी के 4 परिणाम। तो पहला तो हो गया राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। राजकीय नियंत्रण में वृद्धि मतलब सरकारों ने जो है सभी क्षेत्रों को अपने अंडर में ले लिया। राजकीय नियंत्रण में वृद्धि। दूसरा है आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन। आर्थिक राष्ट्रवाद से मतलब है कि कोई भी निजी व्यापारी, कोई भी देश, किसी भी निजी व्यापारी या कोई भी काम जो होगा उसमें सबसे पहली बात यही देखी जाएगी सरकार के द्वारा, उसको परमिशन देने से पहले, कि वो देश के आर्थिक हित में है या नहीं। किसी भी अन्य राष्ट्र से समझौता करने से पहले कि वो देश के आर्थिक हित में है या नहीं। इसे आर्थिक राष्ट्रवाद, सबसे पहली प्रायोरिटी देश का आर्थिक प्रॉफिट माना गया, तो इसे आर्थिक राष्ट्रवाद कहा गया। तो आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन, दूसरा परिणाम। तीसरा, अधिनायकवाद का उत्कर्ष। तानाशाही, निरंकुश शासन। अधिनायकवाद का उत्कर्ष, उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ, वो यहीं से शुरू हो गया। जब राजकीय नियंत्रण बढ़ गया तो थोड़ा सा तत्व उसमें अधिनायकवाद का आना ही था, निरंकुशता का आना ही था। चौथा इसका परिणाम हो गया लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को आघात। बिल्कुल, जब अधिनायकवाद का उत्कर्ष होगा तो लोकतंत्र, अधिनायकवाद उत्तर दक्षिण की तरह है, तो ये अच्छे बुरे की तरह है, तो ये साथ रह ही नहीं सकते। तो जब अधिनायकवाद का उत्कर्ष हुआ तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को आघात, व्यवस्था को आघात। ये 4 परिणाम हुए आर्थिक मंदी के। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी में आर्थिक मंदी का प्रसार किस प्रकार हुआ। सबसे ज्यादा प्रभावित देश थे, ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था। तो इनमें आर्थिक मंदी का प्रसार किस प्रकार हुआ। तो ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी बैंक क्रेडिट आंस्टाल्ट, सबसे बड़ा गैर सरकारी बैंक था क्रेडिट आंस्टाल्ट। ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी बैंक था, बैंक। ठीक है, ऑस्ट्रिया का। तो क्या हुआ, इसका दिवाला निकल गया, बर्बाद हो गया, इसका दिवाला निकल गया। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, अगर आरबीआई दिवालिया हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा जाएगी। भारत की जो सारी अर्थव्यवस्था को संभालता है वो आरबीआई संभालता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये गैर सरकारी बैंक था, लेकिन आरबीआई हमारा सरकारी बैंक है। तो ये हुआ। दूसरा, जर्मनी में अनेक बैंक बंद कर दिए गए। जर्मनी में अनेक बैंक बंद कर दिए गए। तो ये हो गया कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी में इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रसार कैसे हुआ। तो ऑस्ट्रिया में तो क्रेडिट आंस्टाल्ट, जो यहाँ का सबसे बड़ा गैर सरकारी बैंक था, वो उसका दिवाला निकल गया, और जर्मनी में अनेक बैंक बंद कर दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक मंदी के कारण किन देशों को साम्राज्यवादी नीति अपनाने का प्रोत्साहन मिला। तो आर्थिक मंदी के कारण फिर कुछ देशों ने अपने देश के फायदे के लिए उपनिवेश तलाशने शुरू किए। ठीक है,
तो साम्राज्यवादी नीति एक तो इटली और जापान, इटली और जापान को साम्राज्यवादी नीति अपनाने का प्रोत्साहन मिला इस आर्थिक मंदी के कारण। इटली और जापान को। साम्राज्यवाद क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि जब कोई शक्तिशाली और बड़ा राष्ट्र किसी कमजोर व छोटे राष्ट्र पर की अर्थव्यवस्था पर और उसके शासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है बलपूर्वक, तो इस भावना को बोलते हैं साम्राज्यवाद। बड़े देशों द्वारा छोटे देशों की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने की जो धारणा है, जो इच्छा है, उसे बोलते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने पहले उपनिवेशवाद मतलब उपनिवेश बनाया केवल व्यापार के लिए, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर शासन भी करने लग गए, तो वो हो गया फिर साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद बदल गया साम्राज्यवाद। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक संकट पर विचार करने के लिए कब और कहाँ विश्व अर्थ सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये हमने पढ़ा था, दो प्रयास जो उन्होंने किए थे। तो आर्थिक मंदी पर विचार, संकट पर विचार करने के लिए 12 जून 1933 को आर्थिक संकट पर विचार करने के लिए लंदन में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12 जून 1933 को लंदन में। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट संकट से आप क्या समझते हैं? तो पहली बात तो मैंने बता दिया कि वॉल स्ट्रीट जो है अमेरिका का शेयर बाजार का नाम है। तो अक्टूबर वॉल स्ट्रीट संकट, इससे आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आ गया। तो अक्टूबर 1929 में अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में अचानक शेयरों का भाव कितना गिर गया? 50 अरब डॉलर। अचानक शेयरों का भाव 50 अरब डॉलर गिर गया। इसे कहा गया वॉल स्ट्रीट संकट। ठीक है। और यही जो है पूछा जाए कि आर्थिक मंदी का तात्कालिक कारण क्या था, उसमें भी यही लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जर्मनी पर हिटलर तानाशाह था, तो हिटलर ने जर्मन लोगों की दयनीय आर्थिक दशा के लिए, जब तक वो बना नहीं था, दयनीय आर्थिक दशा के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराया। हिटलर ने जर्मन लोगों की दयनीय आर्थिक दशा के लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराया और फिर अतः इस प्रकार वहाँ नाजीवाद, जो हिटलर द्वारा उत्पन्न की गई अवधारणा थी, नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। तो देखिए इस तरह से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से एक नई शासन पद्धति, नई विचारधारा का उदय हुआ, जो बहुत ही घातक सिद्ध हुई विश्व के लिए। ठीक है। तो नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ। आर्थिक मंदी का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कौन सी नीति अपनाई? तो वो तो हमने शुरू में बता दी, न्यू डील, हिंदी में नई व्यवस्था। ये नीति, ये दोनों ही आप एग्जाम में लिख देना, न्यू डील, नई व्यवस्था की नीति अपनाई। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का जापान पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जापान के सैनिक नेताओं को विस्तारवादी नीति अपनाने की प्रेरणा मिली। हमने अभी पढ़ा था इटली और जापान को साम्राज्यवादी भावना को प्रोत्साहन मिला। तो जापान के जो नेता थे उनको विस्तारवादी नीति अपनाने की प्रेरणा मिली इससे, और उन्होंने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। मंचूरिया पर 1931 में युद्ध हुआ, आक्रमण करके अधिकार कर लिया जापान ने मंचूरिया पर। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में आर्थिक मंदी के प्रसार का उल्लेख कीजिए। तो ब्रिटिश सरकार को स्वर्ण मान मतलब सोने के मूल्य के परित्याग की घोषणा करनी पड़ी।
परित्याग की, स्वर्ण मान के परित्याग की घोषणा करनी पड़ी ब्रिटिश सरकार को। आर्थिक मंदी के प्रसार का उल्लेख कीजिए इंग्लैंड में, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार को स्वर्ण मान के परित्याग की घोषणा करनी पड़ी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।